इस तरफ प्रयास जो हो रहे हैं उससे हम प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और सरकार की भी जो मंशा है कि हम आत्मनिर्भर बने एक देश के रूप में, तो शुरुआत तो हमें स्वयं से ही करनी पड़ेगी। और जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, जो फार्मर्स लेबोरेटरी की बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रयासों में एक कड़ी है। इस तरह से अन्य भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ हम आत्मनिर्भर बने, इस तरफ निरंतर प्रयास जारी हैं। और जो इसमें से उत्कृष्ट जो चीज़ें हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अ, उनको हम और भी हमारे जो साथी हैं, चाहे वो देश के हों, चाहे विदेश के हों, जिनको भी आवश्यकता हो, उनको हम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। योग के माध्यम से भी हम आत्मनिर्भर हुए हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति धीरे-धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब हम आज खेती के जो विभिन्न आयाम हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, उसकी पोषण की आवश्यकता है, पृथ्वी की पोषण की आवश्यकता है, उसमें उस कड़ी की तरफ हम आत्मनिर्भर बनेंगे, के ऊपर बातचीत करेंगे और उसका जब प्रयास करेंगे तो निश्चित आगे हम बढ़ेंगे। इसी प्रकार से मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पिछले सप्ताह जो दीपक जी ने अपना प्रस्तुतिकरण किया था, उसके आधार पर आपने व्हाट्सएप बिज़नेस को डाउनलोड कर लिया होगा और जब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए, अपने उत्पादों को बेचने के लिए, अपने द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा या जो भी सेवा का मतलब फ्री की सेवा नहीं, सर्विस के रूप में, उन सबको आप उस पोर्टल के माध्यम से, उस बिज़नेस के कैटलॉग के माध्यम से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और साथ ही आज जो हम जिस चीज़ पर बातचीत करेंगे, फार्मर्स लेबोरेटरी अपने द्वारा दिए बनाए जाने वाले उत्पाद, फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों को भी हम अपने कैटलॉग में डाल सकते हैं और इसको अपने बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए एक प्रयास हो सकता है। तो ऐसे उत्कृष्ट प्रयास जहाँ पर लोग वाक़ई उनके अपने हाथों में, उनके अपने रीच में, उनके अपने जिसको कहते हैं नियंत्रण में ऐसी चीज़ें हो पाएँगी, उन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। तो इस कड़ी में हम कुछ एक सीरीज़ भी अभी करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा स्टाफ इन बहुत सारे विषयों को वो बताने वाले हैं, अपने अनुभव बताएँगे, तो उसका भी समय-समय पर आपको सूचित करेंगे। तो आज की जो कड़ी है हमारी, उसमें अब मुझे लगता है कि अब कुछ लोग और जुड़ गए हैं। तो अब हम अपने सीखने-सिखाने की ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, मैं डॉक्टर संतोष चौहान को और उनके टीम के जो भी सदस्य जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हुए उनको अनुरोध करता हूँ कि अब वो सत्र को आगे बढ़ाएँ और अपने अनुभव के आधार पर हम इस चीज़ को करें। मेरा सबसे अनुरोध ये भी है हमारे साथियों से, जो भी आज जुड़े हुए हैं, जो सीखने के दृष्टिकोण से विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो अपनी कॉपी और पेन ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं डॉक्टर चौहान, जिससे कि उसका हमें नोट करना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नई हैं और नई होने के साथ-साथ इसको हम जितनी बार इसका अनुश्रवण करेंगे, यानी कि हमें इन सब बहुत सारी चीज़ों को सीखने के दृष्टि समय हमें बिल्कुल बच्चों की तरह इसको सीखने का प्रयास करना है, कि हम अपने आप को माने कि अभी हम कक्षा में बैठे हुए हैं और कक्षा में बैठते हुए हम किसी चीज़ को याद करेंगे, उसको लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में पूछेंगे प्रश्न, तो ये चीज़ें हमें धीरे-धीरे हमें याद रहेंगी और उसके बारे में फिर हम आत्मविश्वास से भर करके अपने कार्य को प्रैक्टिकली इसको अंजाम भी देना है। ये खाली थ्योरी का ही सेशन नहीं है, इसको खाली बताने तक ही सीमित नहीं करना है, इसको उसके बाद करना भी है। तो ये करने की प्रक्रिया को करने के लिए
जो हम सीखते हैं, जिस प्रकार से सीखते हैं, उस प्रकार से हम इसको नोट करें, प्रश्न करें, अपने नोट्स बनाएं, और आने वाले समय पर जब भी इसका अवसर होता है तो अपने प्रश्नों को जरूर पूछें, उनको करें कैसे, इस पर ध्यान दें। तो मैं अब रमेशन मेहरा जी, मैंने अब मुझे काफ़ी लोग हो गए हैं, जब से मैंने बोलना शुरू किया है 10-12 लोग तो जुड़ ही गए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेहरा जी से, जो कि आज के इस सत्र के मॉडरेटर भी हैं, तो वो अपने इस सत्र का संचालन करें, और डॉक्टर चौहान को बुलाएं। नमस्कार, धन्यवाद। जी ओम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने कुछ और अभी थोड़े संपर्क कर लिए हैं, तो लोग और जुड़ जाएंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान के संबंध में थोड़ी सी बात बता दूं कि आप महाराष्ट्र में इस काम को लगभग 2 साल पूर्व से कर रहे हैं, और उनके प्रयासों से सरकार भी उनके साथ जुड़ कर के लगभग 1800 ऐसे फार्म लैब की स्वीकृति दी गई है। और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में नर्मदापुरम में भी लगभग 10 ऐसे फार्म लैब पर काम जारी है। तो मैं अब उन्हें आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने सत्र को प्रारंभ करें। डॉक्टर चौहान जी। जी ओम। जी चौहान जी। जी ओम, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, अब आ रही है आपको? जी हाँ, अब आप आ गए हैं, उपस्थित हो गए, तो आदर सहित सर आए और अपना सत्र प्रारंभ करें। जी ओम। ठीक। जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी जो फार्मर्स लेबोरेटरी है, तो इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों ने अपने खेतों में ही प्राकृतिक खाद बनाना चाहिए, और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि जो हम लोगों की लागत है, जो खर्चा होता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर, वह खर्चा कैसा कम होवे, और तीसरा किसानों को उनके गांवों में ही अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट इसी माध्यम से कैसा मिले, यह उद्देश्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, कुछ कुछ टॉपिक हमें रिपीट करना ज़रूरी है, और उसी लिए हर समय पे जहाँ पे भी लगता है कि इन विषयों पे हम लोगों ने रेगुलर रिपीटेशंस करना ज़रूरी है। तो आज भी कुछ स्लाइड्स रिपीट होगी, लेकिन कुछ स्लाइड्स नहीं है। तो जैसा हम कहते हैं कि खेती अगर हमें करना है, तो खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है वो है पानी। और लास्ट चर्चा सत्र में भी हम लोगों ने यह देखा था कि दुनिया की अलग अलग जो 15 नदियां है, जिसका वाटर पोल्यूशन लेवल चेक किया गया, उसी में भारत में गंगा नदी का भी पोल्यूशन लेवल चेक किया गया। और स्पेसिफिकली जैसा वाटर पोल्यूशन लेवल चेक करते समय नाइट्रोजन और फास्फोरस इनके लेवल चेक किए गए। और जैसे मैंने कहा है कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेवल वह 1 ppm से ज़्यादा ना होवे, लेकिन 2000 में, आज के 24 साल पहले ही, यह नाइट्रोजन की जो मात्रा है, स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन लेवल इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, अभी यहाँ एक बात आती है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के माध्यम से आया है या हम लोग जो घर में चीज़ें यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसा
खेती में यूज किया हुआ फर्टिलाइजर होवे या हम लोग भी हमारे घर से किचन, बाथरूम और टॉयलेट के माध्यम से नाइट्रोजन अलग अलग मात्रा में हम लोग देते हैं। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो आज के 24 साल पहले ही गंगा नदी का पानी, उसका जो वाटर पोल्यूशन लेवल है वह बढ़ चुका था और उसी समय ऐसा कहा गया कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। और उसी गंगा नदी का पानी कानपुर के आसपास में जहां पे यह स्टडी हुआ है 2020 में स्टडी किया गया और 2020 में यह कहा गया कि यह पानी अब खेती योग्य भी नहीं है और अगर खेती में यूज करना है तो उसे प्रोसेस करना जरूरी है। और ये सारी चीजें होने की जो बेसिक रीजंस है, जैसा मैंने कहा है कि अलग अलग तरह का पोल्यूशन सिर्फ खेती से ही नहीं जाता है, तो हम लोगों की जो डेली एक्टिविटीज है, जैसा मैंने कहा है कि हमारे घर में से, हमारे ऑफिसेस में से जो भी ड्रेनेज लाइन के माध्यम से पानी नदी तक जाता है वह कंटामिनेट करता है नदी के पानी को और उसी पानी को हम लोग खेती में यूज करते हैं और खेती के माध्यम से अलग अलग जो क्रॉप हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें भी यह चीजें आ सकती है। अभी मैं कल ही कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस पढ़ रहा था, तो उन पब्लिकेशंस में ऐसा कहा गया है कि बहुत ऐसे क्रॉप होती है जो हम लोग डायरेक्टली खाते हैं एज ए सैलेड। हम लोग उसको गरम भी नहीं करते हैं, जैसा ककड़ी होवे, टमाटर होवे, प्याज होवे, तो ये सारी जो चीजें हैं यह हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। और उस पब्लिकेशन में एक चीज वहां कही गई कि अगर पानी खराब होवे तो क्रॉप के माध्यम से वह फलों में आ सकता है। जैसा टमाटर भी एक टाइप का फल ही है, उसमें आ सकता है, लेकिन थोड़ा इस स्टेटमेंट पे अलग अलग तरह का संशोधन होना जरूरी है कि कोई भी प्लांट सिस्टम अपने रूट सिस्टम से फ्रूट तक उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेके जाता है क्या, अगर लेके जाता होगा तो कितना, और इन विषयों पे संशोधन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी इस टॉपिक पे चर्चा की, मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही है दादू? दादू जी चेंज हो रही है। हो रही है सर। हो रही है। थैंक यू। तो जैसा इस टॉपिक पे भी हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किए, हेवी मेटल पोल्यूशन इन ग्लोबल रिवर्स। अभी अगर हम लोग अलग अलग तरह के हेवी मेटल्स, जैसा कैडमियम सबसे डेंजरस, इस कैडमियम को आज माना जाता है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट हेवी मेटल विच इज कॉजिंग कैंसर। जैसा हम लोगों के यहाँ जब भी यह फार्मर्स लेबोरेटरी का ट्रेनिंग होता है तो अलग अलग गांव से जब किसान आते हैं तो मेरा सबसे पहले यही सवाल होता है कि आपके गांव में कैंसर की क्या परिस्थिति है, आपके गांव में पैरालिसिस की क्या परिस्थिति है, आपके गांव में किडनी पेशेंट्स की क्या परिस्थिति है। और यह देखने को मिला है कि आज हर देहात में, हर छोटे छोटे गांवों में इन सारी बीमारियों के पेशेंट्स हमें मिलने लगे हैं। अभी यहाँ अगर हम लोग देखें, कैडमियम का जो मात्रा 1970 में था वह 0.82 माइक्रोग्राम पर लीटर था और वही मात्रा 25 से ऊपर हो गया 2010 में। यानी जो मात्रा 1 से कम थी
वो 25 से ऊपर हुई है, और WHO या यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इनका मानना है कि यह मात्रा 3 या 5 के नीचे हो गई। अभी 2010 में अगर यह 25 से ऊपर चला गया तो हम लोग सोच सकते हैं कि आज 2024 में है हम लोग, तो इसकी मात्रा, और कभी कभी यह भी दिक्कतें आती है कि ग्लोबल डेटा अपडेट नहीं होता है। तो एग्जैक्ट आज की क्या सिचुएशन है, यह सिचुएशन भी ढूंढना, अगर डेटा अवेलेबल भी होगा तो कुछ कारणोंवश वह नहीं मिल पाता है। लेकिन कहना यही है कि अगर इस तरह से इन हेवी मेटल्स या अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे मैंने पहले वाले कुछ स्लाइड्स में बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, हेवी मेटल्स बढ़ चुके हैं, और आज हम लोग अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक फैक्टर होता है पानी में, जिसको हम सॉल्ट लेवल कहते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सोल्यूट, यानी TDS। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि पीने का जो पानी होता है वह पानी, उसमें सॉल्ट लेवल 500 ppm तक हम लोग वो पानी पी सकते हैं। लेकिन जैसा अभी मैंने इससे पहले वाला जो स्लाइड दिखाया कि अगर उस पानी में हेवी मेटल भी होवे तो वो पानी और भी क्वालिटी उसका कम होते जाता है। और आज यह परिस्थिति है कि हर घर में रिवर्स ऑस्मोसिस का, यानी RO का पानी पिया जाता है। हम लोग डायरेक्ट बोर का या कुएं का पानी नहीं पी सकते, और उसका रीजन यह है कि यह जो सॉल्ट लेवल है, जैसा मैंने इससे पहले भी एक चीज कही थी कि जहां पूना में जिस खेतों में मैं काम करता था, उन खेतों के 25 किलोमीटर अगल बगल जो सॉल्ट लेवल है वो 2000 से ऊपर चला गया है। और ऐसा मानना है कि हाई सॉल्ट लेवल, हाई TDS वाटर अगर हम लोग खेतों में देते हैं तो इस पानी का जमीन पर, मिट्टी पर बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर होता है। अभी यह स्लाइड एक्चुअली पिछले एक हफ्तों से मैं सर्च कर रहा हूँ, अलग अलग जो भी, जैसा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो गया, इन सब के डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर कहीं ना कहीं उसका नोट्स बनाने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ पे जैसा अभी अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ब्रेकिश वाटर। अभी इस ब्रेकिश वाटर का अलग अलग रिसर्च पब्लिकेशंस में जब पढ़ने को मिला, इस ब्रेकिश वाटर को ऐसा कहा जाता है कि जिसमें सॉल्ट लेवल ज्यादा मात्रा में होती है उसे हम ब्रेकिश वाटर कहते हैं। और नॉर्मली इसका जो रेंज है वह 1000 मिलीग्राम, इसका मतलब 1000 ppm, 1000 ppm से लेके 10,000 ppm तक हम लोग उसको ब्रेकिश वाटर कह सकते हैं। उसके बाद में सलाइन वाटर और सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट का लेवल 10,000 ppm से ज्यादा होता है। और उसके बाद में आता है ब्राइन, यानी खारा पानी, जिसमें नॉर्मली सॉल्ट लेवल 35,000 ppm से ज्यादा होता है। और टिपिकली इस पानी को हम समुद्र का खारा पानी, जिसमें सॉल्ट लेवल 35,000 से ज्यादा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा ये एक दो पब्लिकेशन के माध्यम से मैं यहाँ रख रहा हूँ,
मैं और मेरी टीम को भी कहा गया है कि हमें जो भी ऑथेंटिक डेटा होता है उसका अलग-अलग रिसर्च पब्लिकेशन से सर्च करके सबके सामने रखना चाहिए। लेकिन यह बात उतनी भी सही है कि अगर हाई टीडीएस कंटेनिंग वाटर आज जनरेट हो रहा है तो उसका रीजन, जैसा एक सिंपल सा एक एग्जांपल, कि जो प्रकृति हमें पानी देती है बारिश के माध्यम से, उस बारिश के पानी का जो टीडीएस होता है, सॉल्ट लेवल होता है, वह 0 से 20 पीपीएम के बीच में होता है। यानी हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति जब हमें पानी देती है तो उस पानी का सॉल्ट लेवल अधिकतर 20 तक होता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि बारिश का पानी 0 टीडीएस का होता है, एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर या मिली क्यू वाटर। तो हमें इन सब चीजों पे चिंतन करना जरूरी है कि अगर प्रकृति हमें प्योर वाटर अगर सप्लाई करती है तो उसी पानी को आज हम लोगों ने, जैसा ये जो ब्रेकिश वाटर की मैंने कहा है कि सॉल्ट लेवल 2000 तक गया है, ऑन एन एवरेज 500 से 700 के बीच में, 800 के बीच में है। लेकिन कुछ कुछ साइट्स इतनी बुरी तरह से हुई है कि उसमें सॉल्ट लेवल 2000, 2500, और कुछ हम लोगों की जो किसान भाई है उनके कुएं में 3000 तक का भी टीडीएस, 3000 पीपीएम तक का भी टीडीएस हम लोगों ने देखा है। और इसी तरह का ब्रेकिश वाटर या जिसका सॉल्ट लेवल ज्यादा है, वह अगर हम लोग खेती में देते रहेंगे, और ऐसे कुछ पब्लिकेशंस है कि अगर 10 साल तक आप उसी तरह का पानी अगर आपके खेतों में दो तो आपके खेत में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर, तो इस हाई सॉल्ट वाटर की वजह से ऑर्गेनिक कार्बन कहीं ना कहीं कम होते जाता है। और वही चीज हम लोगों को आज देखने को मिल रही है। जैसे 1960s के आसपास में, अभी वह भी डेटा हम लोग सर्च कर रहे हैं कि सच में 1910 में, 1920 में या 1950 में ऑर्गेनिक मैटर की या ऑर्गेनिक कार्बन की क्या मात्रा थी, और आज 100 साल के बाद में वो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन अगर हम लोग देखते हैं तो वह 0.2 या 0.2 से 0.5 के बीच में आ चुकी है। और जैसा हम लोगों ने यह भी देखा है कि विदर्भ में, जहां महाराष्ट्र में कुछ कुछ एरियाज में 0.2 से नीचे भी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा गई है। और जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नीचे जाती है तो एक सिंपल सी बात होती है, उस मिट्टी में जो भी जीव जंतु है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो जो सूक्ष्म जीव है उन पर सबसे बुरा असर होता है। और जैसा मैंने यह भी देखा है कि इस ब्रेकिश वाटर, जैसा मिट्टी पे जिस तरह से इसका असर होता है, उसी तरह अलग अलग जो मित्र कीड़ी है उन पर भी इसका असर दिखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग पानी, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन यह जो विषय है कि पानी का क्वालिटी किस तरह से सुधारा जावे, तो वह एक किसी बंदे का काम नहीं है। इसी तरह अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से हमें किसान भाइयों को, और स्पेसिफिकली जैसा हर किसी को इस बारे में सोचना जरूरी है कि अगर हम लोग घर में जो भी चीज यूज करते हैं, कम से कम वेस्टेज हम लोग घर से बाहर डालें, उस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और जो चीज जरूरी है वही यूज करें। अब जैसा मैंने कहा है कि
हाई सॉल्ट या हाई टीडीएस कंटेनिंग पानी अगर हम लोग मिट्टी में देते हैं तो आखिर में उस मिट्टी में जो पौधा लगा है उस पौधे की जो जड़ होती है, जो रूट सिस्टम होती है, वह रूट सिस्टम इस सॉल्ट को उठाती है, उसका अपटेक होता है और वह जाता है पत्तियों में। जैसा लीफ सिस्टम में इस सॉल्ट का एक्यूमुलेशन होता है मेजरली, और एक बार अगर लीफ सिस्टम में अगर सॉल्ट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सोडियम कंटेंट, अगर सोडियम कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो पोटेशियम का अपटेक हैम्पर होता है, पोटेशियम का अपटेक रुक जाता है। और नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि पोटेशियम का अगर अपटेक पौधा अगर ना करे तो डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जो हमें मिठास लगती है, कोई भी फल में मिठास, या हम लोग जैसा मराठी में कहते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसका चव अच्छा होना चाहिए, तो यह मिठास भी खत्म होती है और उसका टेस्ट भी खत्म होता है। तो अल्टीमेटली पानी खराब हुआ, मिट्टी खराब हुई, जड़ में से उस सॉल्ट को उठाया गया और वह जाके जब पत्ती में जाता है तो पोटेशियम का अपटेक और अलग न्यूट्रिएंट उनका अपटेक कहीं रुक जाता है। उसी वजह से यह सब जो हम लोग कहते हैं कि पहले जिस तरह का गेहूं का आटा जिस तरह से हम लोगों को मिलता था उस तरह अभी मिलना मुश्किल हो गया है। और इसका अगर एक और चीज जो हम लोग देखते हैं कि पहले गेहूं को ऐसे ही रख देते तो आसानी से बहुत दिनों तक गेहूं खराब नहीं होता था, लेकिन आज गेहूं में कीड़े लगने का प्रॉब्लम है। और यह जैसा हम लोगों का रूटीन हो चुका है कि इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है वह फाइनल प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा है कि इन सब टॉपिक पे डिटेल डिस्कशंस होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों में होना ज़रूरी है और उसमें से कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन आना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे भी चिंतन होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अभी जैसा हम लोगों ने शुरुआती दौर में देखा, पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी है, पानी में हेवी मेटल्स बढ़े हैं, पानी में सॉल्ट लेवल बढ़ा है, और अभी यह जो पॉइंट यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ कि पानी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ी है। यानी अभी एक रिसेंटली एक पब्लिकेशन आया था फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तवंग करके कुछ एरिया है अरुणाचल प्रदेश इंडिया में, जहां के कुछ अलग अलग साइट्स का पानी का चेकिंग किया गया, टेस्टिंग किया गया। और पानी में क्या चेक किया गया, तो पानी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा चेक हुई। और नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एक 100 ml पानी होवे, 100 ml पानी, तो उसमें बैक्टीरियल काउंट या माइक्रोबियल, स्पेसिफिकली बैक्टीरियल काउंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे अब स्लाइड्स में आपको थोड़ा छोटा है वो, लेकिन 0 CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी 100 ml अगर पानी है तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु 0 होना चाहिए। और के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा। कुछ ज्ञान है धनानंद, फोटो दिखाता हूँ आपको, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण। और अगर कुछ साइट्स में हम लोग यहाँ देखें तो पर ml 20,000 सूक्ष्म जीवाणु मिले हैं। जैसा मैंने कहा है कि 100 ml में 0 सूक्ष्म जीव आना चाहिए, और यह
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS उसका लिमिट है कि वह 0 होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह के पानी में 20,000 तक सूक्ष्मजीव मिले हैं। कुछ जगह 11,000 है, कुछ जगह 13,000 है, लेकिन कुछ अच्छी जगह भी है जहाँ पे 10, 7 या 22 ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि पानी का क्वालिटी, अब इस पानी में ये सूक्ष्म जीव आने का रीजन क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि पानी में सॉल्ट बड़ा है, पानी में हैवी मेटल्स बड़े हैं, और जहां सॉल्ट का लेवल स्पेसिफिकली लेवल बढ़ता है वहां सूक्ष्म जीवाणु मल्टीप्लाई कर जाते हैं। जैसा हम लोग जब नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में PhD करते थे तो एक सिंपल वाटर अगार करके भी एक मीडिया होता है कि सिंपली आप पानी लीजिए और उसमें आप अगार का पाउडर डालिए और आप अगार का प्लेट बना लीजिए, तो उसको वाटर अगार कहा जाता है, और उस पे भी सूक्ष्म जीवाणु डेवलप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पानी खराब हुआ तो उसमें सूक्ष्म जीव भी बढ़ जाएंगे, और अगर माइक्रोबियल काउंट बढ़ता है तो हम लोग जून, जुलाई, अगस्त ये जो महीना होता है, बच्चों के जो हॉस्पिटल्स है हम लोगों ने देखा है भरे पड़े होते हैं, और वोमिटिंग, डायरिया, इस टाइप के जो अलग अलग डिसऑर्डर्स है हम लोगों को बच्चों में या बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। तो यह सब चीजें हमें सोचना जरूरी है। यहाँ अगर हम लोग देखें इस तरह का, ये जो अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे रखी गई है यह हमें देखने को मिलता है, और कुछ जो पॉइंट्स है मैं अगले सप्ताह में भी लूंगा, लेकिन अभी जो एक जैसा मैंने कहा है कि ट्राइकोडर्मा पे भी एक्चुअल कैसा प्रोडक्शन किया जाए उस बारे में मैं अगले 10 से 12 मिनट चर्चा करूंगा। और यह जो एक टॉपिक है कि हमें पानी को, जैसा हम लोग कहते हैं कि पानी ही जीवन है और अच्छा पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी आ रही है कि 2050 में दुनिया की जो पॉपुलेशन है, लोक संख्या जो है वह 1,000 करोड़ से ऊपर जाएगी, और उसमें का 300 करोड़ लोगों को पानी मिलने में दिक्कत आएगी। अब आप सोचिए अगर 30% पॉपुलेशन को अगर पानी नहीं मिलेगा, अच्छा क्वालिटी पानी नहीं मिलेगा, जो बेसिक चीज है वह चीज ही अगर ना मिले, तो जिस तरह से पानी की वजह से मिट्टी खराब हुई है, आने वाले समय में पानी की वजह से हर हर जीव जंतु, मानव हो, प्राणी हो, पंछी हो, सारे दिक्कत में आ सकते हैं। और इसीलिए जो पानी है उस पानी के बारे में हर किसी ने सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट जब सेशन हुआ तो ट्राइकोडर्मा के बारे में हमने बात की, और इस ट्राइकोडर्मा पे जैसा मैंने कहा है कि यह एक ही सूक्ष्मजीव, यानी इसके बारे में बात करो तो सालों लग जाते हैं। और इस ट्राइकोडर्मा पे अगर हम लोग अलग अलग पब्लिकेशंस, ग्लोबल पब्लिकेशंस अगर देखें तो ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एजेंट है। किसी भी पौधे की ग्रोथ अगर करना है तो ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छे से कर सकता है। अब यह ग्रोथ क्यों करता है? तो किसी भी पौधे को जब फास्फोरस मिल जाता है, उसके जड़ को जब फास्फोरस मिलता है तो उस फास्फोरस का सोल्यूबलाइजेशन करके अपटेक ट्राइकोडर्मा बढ़ा देता है। उसके बाद में अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती है, जैसा अभी धान की खेती है, सोयाबीन की खेती है, या कपास की खेती है, या तुअर की, अरहर की खेती है,
या इवन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखें तो एप्पल की खेती होती है, अलग अलग फ्रूट्स की खेती होती है। तो इन सब क्रॉप्स में अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस लगते हैं, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, अलग अलग कीड़े लगते हैं। तो ट्राइकोडर्मा बायोफंगीसाइड करके बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसको हम अर्क कहते हैं, तो वह एक्सट्रैक्ट या अर्क बैक्टीरिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमैटिसाइड और खुद ट्राइकोडर्मा और उसका अर्क एज अ वेस्ट डिकम्पोजर बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ कुछ पब्लिकेशंस ऐसे भी कहते हैं कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपटेक भी, जैसा जिंक है, फेरस है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, इसका अपटेक भी बढ़ाने में ट्राइकोडर्मा का यूज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज आज वर्कआउट हो रही है कि जो केमिकल, ज्यादा मात्रा में केमिकल पेस्टिसाइड का यूज होता है, उस पेस्टिसाइड को डिग्रेडेशन करने का भी काम यह ट्राइकोडर्मा करता है। और कुछ चीजें जैसा पढ़ने में ऐसे भी आती है कि जो पेस्टिसाइड यानी या जो विडीसाइड, ग्लाइफोसेट नाम का विडीसाइड, यह विडीसाइड आज पानी में, जो हम लोगों का पीने का पानी है, उसमें आने लग गया है। अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड है, लिंडेन जैसे, वह इंसेक्टिसाइड भी पानी में देखने को मिलते हैं, लेकिन हर पानी में नहीं। लेकिन अगर हम इस बारे में सतर्क ना रहे तो यह चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है। और मेरे जैसे का यही सोचना है कि मैंने कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी देखने का कोशिश किया है। वहां पे भी यह लिखा गया है कि एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ ग्लाइफोसेट, मेरे जैसे का मानना यही होता है कि ग्लाइफोसेट, लिंडेन, यह अगर पेस्टिसाइड है तो वो पानी में ना होवे, ऐसा ही होना चाहिए। पर अलग अलग पब्लिकेशन के माध्यम से, और जैसा मैंने कहा है कि कहाँ कुछ जगहों पे मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो हर किसी ने यह चीज़ों पे पढ़ाई करना चाहिए। और पवन जी ने एक चीज़ बहुत अच्छे से कही है कि हमें कलम और कागज़ हर बार हमारे ज़िंदगी में रखना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें सतर्क करती है। और पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अभी अगर हम लोग इस प्रयोगशाला की बात करें तो जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि कुछ कुछ टॉपिक्स हमें रिपीटेशन करना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ हमें ट्राइकोडर्मा बनाते समय मदर कल्चर का प्लेट, इडली कुकर, रोटरी शेकर और ग्राइंडर मिक्सर, यह चीज़ें लगती है। अलग अलग तरह के रोटरी शेकर मार्केट में अवेलेबल है। और एक चीज़ और भी जो मेरा पर्सनल व्यू है, जब मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में पीएचडी करता था तो जर्मनी में एक कंपनी है एनबीएस नाम का, 9 लाख रुपए का रोटरी शेकर हम लोग खरीदते थे। और यह बात 2006-07 की होगी। और वही रोटरी शेकर सिर्फ ओपन शेकर है, वो बॉक्स में पैक रहता था। यह ओपन शेकर आज भी इंडिया में अंबाला जैसे सिटी में 35,000 में मिल जाता है। तो मेरा यह भी मानना है कि यही चीज अप्लाई होती है हर किसान भाई को, कि आप जो खरीद रहे हो वह अच्छी जगह पे अच्छा क्वालिटी कहाँ मिल सकता है। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, यह प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी के साथ में अगर हमें कुछ कम दाम में मिल जावे
तो उसका भी प्रयास होना जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज आती है कि जब हम अकेले ढूंढेंगे तो हमें दिक्कत जाएगी, लेकिन 100 लोग मिलके अगर ढूंढेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अच्छी चीजें भी कम दामों में मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम लैब में जो चीजें रखती है, जैसा मीडिया है, कॉनिकल फ्लास्क है, मदर कल्चर का प्लेट है, इनोकुलेशन नीडल है, और इसकी जो विधि मैंने लास्ट टाइम एक सिंपल सी विधि बताने का कोशिश किया था कि मान लो जैसा हम अब ये सोच लीजिए कि हम लोगों ने दूध का पाउडर लाए, उसको पानी में डाले, दूध बना लिया, उसको हमने छान लिया और इस कांच के कॉनिकल फ्लास्क में हमने 200 ml डाल दिया। इसका मतलब हमने पाउडर का दूध बना लिया और वो दूध हमने इस कांच के फ्लास्क में डाले, इडली कुकर में डाल के हम लोग उसको स्टेरिलाइज कर लिए। थोड़ा मैं साइंटिफिक टर्म यूज कर रहा हूँ, स्टेरिलाइज कर लिए। जिस तरह से हम दूध को उबालते हैं, ठंडा करते हैं और फिर यूज करते हैं, उसी तरह इस मीडिया को भी हमें इडली कुकर में डाल के उबालना है, फिर इसको ठंडा करना है। और जैसा इस ठंडा या थोड़ा सा जैसा गुनगुना गर्म दूध में हम दही डालते हैं, उसी तरह ट्राइकोडर्मा के यहाँ देखिए 2 अलग अलग टाइप से कोनिडिया है और माइसेलियम है। दोनों में से कोई भी चलता है, लेकिन कोनिडिया हर समय बेहतर होता है माइसेलियम से। और एक चीज जो मैंने कही थी कि यह एक्टिविटी करते समय हर चीज में साफ सफाई होना चाहिए। अगर थोड़ी भी धूल उसमें रह जावे, थोड़ी भी धूल उस प्लेटफॉर्म पे रह जावे तो वह दिक्कत करती है। और जैसे मैंने कहा है कि हम लोग कांच के इस कॉनिकल फ्लास्क में जैसा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी तरह प्लास्टिक के डिब्बे में भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका इनोकुलेशन बर्नर के पास में होना चाहिए। और इस तरह से जो मशीन बेस हम लोग ट्राइकोडर्मा बनाते हैं, तो मशीन पे 8 घंटे तक घुमाने के बाद वो फ्लास्क निकाल कर प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए। 10 दिनों के बाद में इस तरह से आपको ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ मिलेगी। और मेरा यह भी मानना है कि शुरुआती दौर में कोई भी किसान भाई अगर ट्राइकोडर्मा प्रोडक्शन कर रहे हो तो सिर्फ एक ही सूक्ष्मजीव का प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप 10 सूक्ष्मजीवों का भी कर सकते हो। जैसा नर्मदापुरम की जो टीम है, दादू हो गए, शरद भैया हो गए, गौर साहब हो गए, तो ये लोग अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों से बिवेरिया, वर्टिसिलियम, पैसिलोमाइसिस या शोडोमोनास बैसिलस ये सब लेके आते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसी भी सूक्ष्मजीव का कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक प्रोडक्शन करना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में 1 साल या 2 सालों तक हम लोग सिर्फ ट्राइकोडर्मा पे स्टिक रहे। और आने वाले समय में हम लोग कुछ यह प्रयास कर रहे कि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, जैसा हम लोग मार्केट से दही लाते हैं, 100 ग्राम दही, 200 ग्राम दही, और उसका हम लोग 5 किलो 10 किलो दही बनाते हैं, उसी तरह 50 ml से 100 ml के एम्प्यूल्स अलग अलग संस्थाओं से मिलेंगे और किसान भाई उसका मल्टीप्लिकेशन अपने खेतों में कर पाएंगे। जिस तरह से कांच के कॉनिकल फ्लास्क में प्रोडक्शन हुआ है, उसी तरह प्लास्टिक के डिब्बे में भी हम लोग ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यह हम लोग थोड़ा रिपीटेशंस करते रहेंगे, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट ट्राइकोडर्मा का बनता है। और एक्चुअली यह स्लाइड मराठी में है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसको हम अगली बार चर्चा में लेंगे। कि मान लो हमारे पास में हम मार्केट से 1 लीटर ट्राइकोडर्मा लाते हैं,
तो 1 लीटर का 5 लीटर और 5 लीटर का 200 लीटर कैसे किया जाता है, यह हम लोग अगले चर्चा सत्र में देखने वाले हैं। और इस तरह यह कंसोर्शिया होता है। हर किसी को यह चीज ख्याल में रखना चाहिए कि जब हम पानी, गुड़ और आटा जब यूज करते हैं तो सिर्फ ट्राइकोडर्मा नहीं बनेगा, जो भी बनना है वह कंसोर्शिया बनेगा। और कंसोर्शिया और इन सब चीजों के बारे में हम लोग अगले सप्ताह समझेंगे। और जो भी कोई कहता है कि हम लोगों ने 1 लीटर का 10 लीटर कर लिया, 10 लीटर का 200 लीटर करे, तो वैसा नहीं होता है। यह कंसोर्शिया होता है, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग स्टरिलाइजेशन नहीं करेंगे तो अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु आते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि इस तरह आटा, गुड़ और अलग अलग मीडिया लेके हम लोग ये जो कंसोर्शिया है हम पिछले 13-14 साल से यूज कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है अलग अलग क्रॉप में। और नर्मदापुरम के टीम ने भी वह अनुभव किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए यही हम लोग रुकते हैं और अगले सप्ताह हम लोग फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। जी ओम। सर, हमारे सदन में यदि किसी को कोई प्रश्न है, जैसे हमारे एमएल साहब ने हैंड रेज किया है, तो वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और सदन में जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करें और डॉक्टर साहब से अपने प्रश्न पूछें। जी ओम। आदरणीय एमएल सर। जी ओम। हैंड रेज तो क्षमा चाहूंगा, गलती से हो गया है। चलिए, का कोई बात नहीं। सत्र बहुत अच्छा रहा। नहीं, और जो आपने जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी सर, थोड़ा सा कंसोर्शिया की जब पहले, वो मैं देख नहीं पाया एकदम, थोड़ा सा दिखाएंगे क्या लास्ट वाली स्लाइड 2 जो थी? हाँ, नहीं ठीक है। एक्चुअली वह जो हम लोग 1 लीटर से 5 लीटर और 5 लीटर से 200 लीटर जो कंसोर्शिया करते हैं उस बारे में वह स्लाइड थी। और अच्छा जी, वो अगले बार, हाँ, उस बार अगले बार हम लोग वो डिटेल में ले लेंगे। जी, ये बहुत बढ़िया आपका एक्सप्रेशन रहा सर। और जैसा आपने इससे पहले भी क्लास ली और आज विधिवत तरीके से जहाँ तक सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो हम आगे कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें आपने पानी जी ओम का सर, जो लेवल के बारे में बताया जी, उसको बहुत बढ़िया, साधुवाद। ओम। हाँ सर, डॉक्टर रोशन राउत जी अपने प्रश्न पूछेंगे। मेरा निवेदन है कि प्रश्न जो है वो छोटे हों और ठीक हों, इस पर ध्यान रखें। और ये तो अच्छी बात है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, पर अभी हमें प्रश्नों पर ही ज्यादा ध्यान देना है। जी ओम राउत सर। जी ओम। मेरा प्रश्न ये था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो अपन ने ये बना लिया अपने कोनिकल फ्लास्क में, तो उसके बाद हम उसको यूज करने के लिए फिर कैसे वो करेंगे, वो उसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दीजिए। कि आपने एक बार मीडिया से आपने प्रिपेयर कर लिया ट्राइकोडर्मा, फिर उसको यूज कैसे करेंगे? जी ओम। जो कोनिकल फ्लास्क में जो ग्रीन ग्रोथ जो हम लोगों ने देखा, तो उसको हमें मिक्सर में से क्रश करना है। और मिक्सर में से क्रश करने के बाद में हम लोग डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज अगर ना करें तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि 1 लीटर का 5 लीटर और 5 लीटर का 200 लीटर। और नॉर्मली हम लोग यह कहते हैं कि आप लोग वह जो क्रश 1 लीटर करके एक क्रश लिक्विड जो तैयार होता है उसको आप पहले 5 लीटर बना लीजिए। उसके बाद उस 5 लीटर को आप 200 लीटर बनाइए और वो 200 लीटर में का 40 लीटर प्रति एकड़ फ्लड इरिगेशन से दीजिए। अगर ड्रिप से देना है तो आप उसको फिल्टर आउट कीजिए। और अगर आपको स्प्रे से देना है तो 9 लीटर पानी और 1 लीटर वह कंसोर्शिया उसका छिड़काव कीजिए।
या इवन आप उसको ड्रेंचिंग कर सकते हो 9 लीटर पानी और 1 लीटर वह कंसोर्शियम। जी डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और थोड़ा आगे बढ़ा रहा था कि जैसे हमने इसको 1 लीटर से 5 लीटर कर लिया और 5 से 50 कर लिया, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए भी हम कुछ डालेंगे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा भी कभी ना कभी मतलब कितने दिन में डेड हो जाएगा, कितने दिन तक उसकी वाइबिलिटी रहेगी, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कितने दिन तक यूज कर सकते हैं और स्टेबिलिटी के लिए कुछ इसमें करते हैं? एक्चुअली हम लोग जो इसमें अलग अलग तरह के धान्य के जो आटा है, जैसा गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, तो यह जो आटा होता है, इस आटे पे ट्राइकोडर्मा इमीडिएटली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और जब तक वह न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, और नॉर्मली यह देखा गया है कि नॉर्मली 2 महीना तक उसका काउंट नीचे आता नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मली जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसके फेजेस होते हैं, लॉक फेज होता है, लैग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है। तो लॉक फेज में यह पहले 15 दिनों तक रहता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 8 दिनों के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप 2 महीना के अंदर यूज करो तो आपको नंबर ऑफ सेल्स यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या ज्यादा मिलती है। और अगर 4 यानी 2 महीने के बाद में, भले वो आप 4 साल के बाद में यूज करो, उसको दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ यही है कि उसका डिग्रेडेशन होता है। जैसा जो भी आटा है, जैसा हम लोग जब कहते हैं कि आटे में प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में होगा पहले, अमाइनो एसिड का फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में होगा। तो यह डिग्रेडेशन कंटिन्यूअस चलता है। और जो आपने स्टेबिलिटी की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह 7-8-15 दिनों तक सूक्ष्म जीव अच्छे से रहते हैं। आप उसको 15 दिन मैक्सिमम 1 महीना में आप या 2 महीना में आप यूज कर लेना चाहिए। जी धन्यवाद। जी, योगाहार से हैंड रेस है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने प्रश्न पूछें। जी हो। जी मेहरा जी नमस्कार। मेरा डॉक्टर चौहान से प्रश्न है कि जो रोटरी शेकर से 48 आवर्स तक इसको शेकिंग करने की प्रक्रिया है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीज़न क्या है, और ये 48 आवर्स ही क्यों है? ये 36 घंटे या 48 घंटे या जो भी इसका है 72 घंटे क्यों नहीं है? तो इसके पीछे साइंस क्या कह रही है, इसके बारे में आप बताइए। सर एक्चुअली नॉर्मली अगर सारे फंगल फर्मेंटेशन के अगर हम लोग पब्लिकेशंस देखें, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें सेल का बायोमास अगर चाहिए तो एट द मोस्ट 48 आवर्स तक या 72 आवर्स तक जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो पिछले 5 सालों में इस प्रयोगशाला में जो अलग अलग प्रयोग किए, अभी हम लोग सिर्फ 8 घंटा घुमाते हैं और 8 घंटा घुमा के वह प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। और जैसा आपका जो कहना था कि 48 आवर्स क्यों, तो 48 आवर्स के बाद में जो सेल मास होता है, यानी जो ट्राइकोडर्मा का सेल होता है या जो माइसेलियम होता है, वह माइसेलियम खुद को ही खाना शुरू करता है। यानी ऑटोलिसिस का एक फेज होता है कि जो उसके शरीर में जो भी चीजें है वह बाहर आना शुरू होता है। और कहने का ये भी मतलब कि अगर आपका न्यूट्रिएंट जो आपने डाला है, जैसा हम लोगों ने मीडिया डाला, शक्कर डाली, गुड़ डाला या अलग अलग आटे डाले, तो वह न्यूट्रिएंट जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरा कन्वर्शन होता है। यानी यह प्रकृति देखिए कि हम लोग डालते हैं शक्कर और उस शक्कर का कन्वर्शन होता है काइटिन में। तो जो फंगल माइसेलिया होता है उसमें काइटिन होता है, तो शुगर से ही काइटिन डेवलप हो जाता है और वह काइटिन
48 घंटों में बन जाता है। और उसके बाद में अगर आप उसको घुमाओगे, अगर उसमें न्यूट्रिएंट ना होवे तो फिर वह ऑटोलिसिस का फेज चालू होता है, और उस सेल में जो अंदर, जैसा हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो अंदर जो साइटोप्लाज्म है, बाकी की सारी चीजें हैं, कुछ एंजाइम्स है, कुछ प्रोटीन्स है, तो वह सेल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां न्यूट्रिएंट ना होते और फिर हम लोग कंटिन्यूअस अगर शेकिंग करें तो यह मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, और जो हमें सेल चाहिए वह सेल नहीं होने की वजह से हम लोगों को वहां रुकना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो हमने 5 सालों में देखी कि विदाउट शेकिंग भी ट्राइकोडर्मा जैसा सूक्ष्मजीव बन जाता है, बढ़ जाता है, और उसी वजह से फिर 48 घंटे के जगह हम लोग पहले 16 घंटे पे आए, 16 घंटे पे से हम लोग 12 घंटे पे आए, 12 घंटे पे से हम लोग 8 घंटे पे आए, और अब ऐसा लगता है कि 8 घंटे भी हम लोग अगर वह घुमा ले तो वह अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन जो नए किसान भाई जो प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि वह शुरुआती दौर में अगर वह 8 घंटों में ना जमे तो 8 घंटे का 12 या 16 घंटा रखे और वह वैसा प्रयोग करते रहे। जी जी डॉक्टर चौहान, धन्यवाद। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद शायद ये 16 घंटे से या 8 घंटे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न उसके साथ ये भी जुड़ा है, जब शेकर होता है तो वो एक ही दिशा में शेक करता है और वो दिशा क्लॉकवाइज होती है, तो इसका कोई वैज्ञानिक कारण है कि वो क्लॉकवाइज ही क्यों कर रहे हैं? क्या वो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं? तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी आप कर सकते हो। जैसा अभी हम लोग जो ट्राइकोडर्मा बनाते हैं 200 ml मीडिया लेके 500 ml का फ्लास्क यूज करते हैं, लेकिन उसका जब अप स्केलिंग होता है, यानी 10 लीटर का फर्मेंटर है, 50 लीटर का फर्मेंटर है, यानी जब मैं कुछ समय यूरोप में था तो 1-1 लाख लीटर के फर्मेंटर्स मैंने देखे, तो वहां फिर बैफल्स होते हैं। जैसा अभी मुझे थोड़ा इन सब चीजों का चित्रीकरण करना जरूरी है कि जैसा हम लोग घर में दूध का मक्खन बना के घी बनाते हैं, तो जो मक्खन बनाने की जो प्रोसेस होती है जिसमें छाछ वाछ निकलती है, तो वो रई जो हम लोग घुमाते हैं तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं या जो फर्मेंटेशन सिस्टम में बैफल्स कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा सर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सेशंस में भी हम लोग इस पे तकनीकी बात करें, पर यह कुछ चीजें जो है ऑनलाइन कभी कभी दिक्कत जाती है प्रॉपरली एक्सप्लेन करने को, क्योंकि आपके सामने आपको विजुअलाइज करने के लिए वह चीज सामने होना जरूरी होता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका जो इम्पेलर बैफल्स या जो पार्ट्स होते हैं वह एक्सप्लेन करना और वो फर्मेंटेशन समझना ज़रूरी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाइयों को हर चीज़ छोटी छोटी हम लोग आने वाले समय में यह सब चीज़ें हम लोग पढ़ा पाएंगे। जी ओम। जी धन्यवाद डॉक्टर चौहान। रमेशन मेहरा जी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी आपने एक नए दिशा में चीजों को आगे बढ़ाया। अब मैं आदरणीय हमारे सदन से और किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं चाहूंगा कि वो हैंड रेज कर दें, अन्यथा मैं स्वयं 1-2 प्रश्न करना चाहता हूं। जी डीडी शर्मा जी। जी गुड मॉर्निंग। हाँ डॉक्टर संतोष जी, ये हमें बताएं कि ये जो कंसोर्शियम की बात की आपने, तो हाउ मेनी, कितने कंसोर्शियम इसमें जब आप बनता है तो कितनी टाइप्स के मीडिया इसमें मिले होते हैं और कितने मिलाने चाहिए पर्टिकुलर क्रॉप के लिए या यूनिवर्सल क्रॉप के लिए एक जैसे होने चाहिए? सेकेंडली, जब आप कहीं सोर्स से कोई मीडिया प्रोक्योर करते हैं तो कितने दिन तक वो, हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, कितने दिन तक हम नॉर्मल, इसमें जैसे नॉर्मल फ्रिज होता है घर पे, कितने दिनों तक वो स्टोर किया जा सकता है आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए? ओके
सर आपने जो यह मीडिया स्टोरेज की जो बात की है, नॉर्मली मीडिया जो डेवलप किया जाता है, अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु के लिए अलग अलग मीडिया है। गूगल पे हम लोग अगर जाएंगे या अलग अलग साइंटिफिक पब्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो हर सूक्ष्म जीवाणु के लिए स्पेसिफिक मीडिया होते हैं, लेकिन 60% to 70% न्यूट्रिएंट सिमिलर होते हैं। हमें क्या बनाना है उसमें वो 30-40% सारी चीजें अलग होती है। और अगर स्पेसिफिकली स्टोरेज की बात की जाए तो यह मीडिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना चाहिए। उसे फ्रीजिंग कंडीशन में कुछ कुछ स्पेसिफिक मीडिया कंपोनेंट होते हैं उसी को रखते हैं, जैसा कुछ ट्रेस मेटल्स होते हैं, लेकिन हम लोग वह ट्रेस मेटल्स में जाते नहीं है। सिंपली हम लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो सप्तधान आटे का एक कंपोजिशन हम लोगों ने डेवलप किया है, तो वही अगर हम लोग इस मीडिया कंपोनेंट्स के साथ में, जैसा ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, पेप्टोन के साथ में मिक्स करके रख देवे तो वह खराब नहीं होता है। सिर्फ यही है कि उसे जैसा हम लोग बोलते हैं कि रेगुलर अगर हम लोग छान लेवे तो कभी कभी उसमें जैसा इल्लियाँ होती है, जैसा गेहूं का आटा बहुत दिनों तक आप रख दोगे तो वहाँ इल्ली आने का चांसेस होता है। या अलग अलग कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसा एक पेप्टोन है, मीट पेप्टोन करके मार्केट में मिलता है, फिश पेप्टोन मिलता है। तो यह जो मीट और फिश पेप्टोन है, तो इन पेप्टोन में भी अलग अलग तरह की इल्लियाँ मिल जाती है। हमें सिर्फ उसे छानना होता है, और अगर समय मिले तो धूप में अगर हम अच्छे से उसको, जैसा हम लोग अनाज को धूप देते हैं उस तरह उस मीडिया को, लेकिन वह धूप का मतलब फरवरी से अप्रैल तक या मई तक की जो धूप होती है। अभी अगस्त वाली या अक्टूबर वाली धूप थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उस समय ना करें। नॉर्मली फरवरी से मई तक की धूप अच्छी होती है। जी ओम। बढ़िया। आदरणीय हमारे शर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर शायद मिल गया है। और सर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अंततः मैं अनिल राय जी को आमंत्रित करता हूं, उनका हैंड रेज है। जी ओम, सदन को प्रणाम। रमेश दादू को सादर प्रणाम जिन्होंने मौका दिया। मुझको बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, यही कि मैं जो शरद जी के यहाँ से जो ये कल्चर लाया था उसमें कुछ कुछ दिनों पर उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ मीठा शक्कर या ग्लूकोज कुछ डालना है, तो ये कितने दिन में डालना चाहिए जिससे खराब न हो? जी ओम। जैसे आप जब भी कल्चर लेके आते हो तो जितना जल्दी हो सके आप उसमें या तो आटा या जो हमने सप्तधान आटे का जो एक कंपोजिशन दिया है वह गुड़ के साथ में वो मिक्स कर लेना चाहिए, जिसके प्रमाण भी हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की है। लेकिन आने वाले समय में हम यह सब चीजें सभी को कितना प्रमाण, कितना उबालना है और कब डालना है, तो ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी ओम। केवल इसलिए पूछना था कि 5 लीटर मैं लाया था, तो 2-3 लीटर का बनाया, बाकी पड़ा हुआ है, तो कितना दिन वो खराब नहीं होगा? नहीं, वह अगर आपने 5 लीटर लाया है तो उसको आपको इमीडिएट प्रोसेस करना जरूरी है। आप इनोकुलम को लिक्विड फॉर्म में नहीं रख सकते हो। आपको एक ही चीज करना है कि वह ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि वह आटे के साथ मिक्स करके या गुड़ के साथ मिक्स करके रख दो, लेकिन उसको भी एक लिमिट है। 1 महीना के बाद में, 2 महीना के बाद में आपको यूज करना जरूरी होगा। हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले समय में। जी ओम। और सर अब थोड़ा समय हमें हमारा हो गया है, तो मैं सदन से बहुत हैंड रेस तो हो रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा सदन से 2-3 मिनट मिल जाए तो 2-1 हैंड है उनको और ले लूं, और इसके बाद हम समापन करेंगे। और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अब हैंड रेज नहीं करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये पी से पिंकी है, कौन है ये थोड़ा सा पूछ लें।
हम उन्हें आदर सहित बुला रहे हैं। और बस अंतिम जी, ये पिंकी देवी। तो सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कि हम इसकी अगर हमारे को ट्रेनिंग दी जाए, जैसे ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो सकती है सर? ऑनलाइन प्रैक्टिकल होना दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जो हम लोगों का स्टाफ है वह भी उतना समय नहीं दे पाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यह सुविधा होगी पर कोई भी चीज ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा से ऊपर नहीं जा सकती। तो मेरा यह मानना है कि कम से कम एक बार तो भी आप लोगों को प्रयोगशाला आना जरूरी है। वो प्रयोगशाला किसान भाई कैसे चलाते हैं वह देखना भी जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऊटी मसूरी तो जाती ही है, तो एक बार प्रयोगशाला भी देख ले तो अच्छा होगा। जी जी ठीक है सर। पुनः जो है मैं अब धन्यवाद सहित राकेश गौर जी, जी राकेश गौर जी का, चलिए राकेश गौर जी अपना प्रश्न करें। आदरणीय राकेश गौर जी। ओम, चलिए शायद वो लेफ्ट हो गए या क्या हुआ। आदरणीय राकेश गौर जी, मेरी आवाज जा रही है? तो मैं अंत में आदरणीय जो है हमारे शरद भैया को आमंत्रित करता हूं, वो आए और आभार व्यक्त करें। जियो सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज संतोष सर ने बहुत विशिष्ट जानकारी वाले कहीं के तो सभी को बहुत बहुत आभार। संतोष सर जी को आभार। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए अतिथि के साथ। जी ओम, प्रणाम। जी सबको धन्यवाद। और आज की क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। सुबह मिलेंगे 5:30 बजे और प्रत्येक शनिवार को मिलेंगे सुबह 7 बजे आदरणीय डॉक्टर संतोष जी के साथ। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी सभी का शुभ दिन हो। जी ओम। ओम प्रणाम। ओम।